बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है सेक्स लिंकेज या इसको एक्स लिंकेज भी कहते हैं या इसको एक्स लिंक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सही, ये दो किस्म के हो सकते हैं, या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या मतलब? यानी कि वो लिंकेज, वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हो। यानी कि लिंकेज आप ऑलरेडी जानते हो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था। तो वो जीन्स जो बिल्कुल सेम पोजीशन पर आ रहे हो और इसी तरह कॉपी हो जाए, अगर ये ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर आ रहे हैं फिर हम इसको ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। लेकिन अगर ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर आ रहे हैं तो इस वजह से फिर हम इसको सेक्स लिंकेज कहते हैं। और सेक्स लिंकेज के अंदर आज हमने हेमोफिलिया भी पढ़ना है और कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ना है। आपने लेक्चर यूनिट तक देखना होगा। सही है। अच्छा, इसको हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के अंदर तो वाई क्रोमोसोम भी आता है। रीजन ये है कि वाई क्रोमोसोम का अपना होमोलॉग नहीं है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका होमोलॉग हो सकता है, उसका होमोलॉग नहीं है। सही है। अच्छा, होमोलोगस नहीं, होमोलॉग की बात हो रही है हम। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम सेक्स लिंकेज की बात कर ले या सेक्स लिंक्ड जीन्स की बात कर ले, मेलनेस और फीमेलनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मेल और फीमेल के प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को पैदा करने में या प्रोड्यूस करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसे जीन्स भी हो सकते हैं जो ऑटोसोम्स का काम सर अंजाम देते हैं। इसको हम सीडो ऑटोसोमल जीन्स कहते हैं। जिस तरह ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेयर ऑन पिना, कानों के ऊपर जो बाल होते हैं, या कुछ प्रोटीन है जो वो रिलीज करते हैं। ऑप्सिन प्रोटीन है जो कि एक पिगमेंट्स है, हमारे आई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वो अलग चीज़ें हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ लेंगे। लेकिन असल चीज़ हमारा आज ब्लड क्लॉटिंग से भी रिलेटेड है। आज का हमारा असल लेक्चर है हेमोफिलिया। एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है और रिसेसिव फॉर्म ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। शर्त ये है कि अगर ये फीमेल के अंदर आ रहा हो, लेकिन मेल के अंदर इसके लिए रिसेसिव का होना ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। इस वजह से वहाँ पर ये मतलब सिंगल फॉर्म भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। हेमोफिलिया को हम एक और बीमारी का नाम दे सकते हैं जिसके रॉयल डिजीज। क्या? रॉयल, यानी कि मेरे ख्याल में 1837 के अंदर एक इंग्लैंड की क्वीन थी, उसका नाम था विक्टोरिया। ये विक्टोरिया तो इस वजह भी उसकी क्वीन को कहते हैं क्वीन विक्टोरिया। उससे ये उसके अंदर एक म्यूटेशन आया था इस बीमारी का, यानी कि उसके अंदर हेमोफिलिया हुआ था। हेमोफिलिया क्या है? जिसका ब्लड फेल होता है क्लॉटिंग होते वक्त, यानी कि क्लॉट नहीं होता। जब ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, मामूली इंजरी से ब्लीडिंग जारी रहता है और इंसान मर सकता है। सही। अच्छा, या इसके अंदर एनीमिया की बीमारी हो सकती है या थैलेसीमिया की बीमारी हो सकती है। तो उससे फिर रशिया के अंदर या जर्मनी के अंदर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये बीमारी स्पेन के अंदर ट्रांसफर हुई, तो इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ये इसको ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने कहा कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं अगर नॉर्मल है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, फिर इसको हम कैपिटल एच से लिखते हैं। अगर ये अफेक्टेड है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर मिसिंग हो, तो इसको फिर हम स्मॉल एच से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम है। सही हो, ये यहाँ पर मैंने एक कैरियर वुमेन उठाया है, उसका एक नॉर्मल जीन है हेमोफिलिया के लिए, एक एबनॉर्मल है। यानी ये जो स्मॉल एच है एबनॉर्मल, ये असल में हेमोफिलिया काज करने के लिए होता है। कैरियर क्या होता है? वो फीमेल जो कि अभी तक वो उसके अंदर हेमोफिलिया की बीमारी है नहीं, लेकिन उसके अंदर ये जीन ये एलील अवेलेबल है। हो सकता है ये नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए। यहाँ पर मेल है जो कि मैंने एच और नॉट लिखा है, वाई के ऊपर तो ये आ ही नहीं रहा क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। सही। तो यहाँ पर वाई के ऊपर ये है नहीं, मैंने एक एच मेल के ऊपर लिखा है। अगर एक एबनॉर्मल या एक कैरियर वुमेन एक नॉर्मल मेल के साथ शादी करती है, तो ये यहाँ पर देखिए फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो सकते हैं? एक्स एक्स हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सही। और मेल के अंदर एक्स वाई हो सकता है। तो वाई के ऊपर तो ऑलरेडी नहीं आ रहा, और मेल यहाँ पर मैंने कहा कि अगर वो नॉर्मल हो तो उसके अंदर फिर क्या हो सकता है? उनके बच्चों के अंदर ये डिजीज कितने हद तक फैल सकती है? सपोज ये एक्स क्रोमोसोम जाता है इस एक्स के साथ, तो लड़की बन जाएगी क्योंकि
सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक लेक्चर किया है। तो यहाँ पर एक लड़की है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एच कैपिटल, यहाँ पर एच कैपिटल, इसका फीमेल के तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन है, एक के ऊपर एबनॉर्मल जीन है, सही है। और तो ये मैंने कहा कि ये फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर रिसेसिव नहीं आया, बल्कि दोनों तो कैपिटल कैपिटल, क्योंकि मेल नॉर्मल है। तो ये क्या हुआ? ये लड़की नॉर्मल है। हो सकता है ये एक्स इस एक्स के साथ मिलाप कर ले तो ये लड़की पैदा होगी, लेकिन कैरियर क्यों यहाँ पर आई? क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल एच आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एबनॉर्मल जीन है, सही, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हेमोफीलिया काज करने के लिए। एक एक्स है जिसके ऊपर कैपिटल है, एच है जो कि अबू की तरफ से आया है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर ये बीमारी काज नहीं हो सकती, क्योंकि फीमेल के अंदर ये रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। बात समझ आ रही होगी। अब अगर ये एक्स वाई के साथ कर ले तो ये एक नॉर्मल है, वाई के ऊपर तो है नहीं ये चीज़, तो ये लड़का भी नॉर्मल आ सकता है। ये देखो, ये लड़का एक्स और वाई, ये बच्चा उसका नॉर्मल आ सकता है। वजह क्या है? वाई के ऊपर ये जीन है नहीं और एक्स के ऊपर है, वो भी नॉर्मल वाला आया है, सही है। लेकिन हो सकता है ये एक्स इस वाई के साथ मिल जाए और लड़का पैदा हो, तो इसको हम हेमोफीलिया या हेमोफिलिक पेशेंट कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक स्मॉल एच आ गया। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये एक रिसेसिव बीमारी है, तो रिसेसिव उस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जब वो दोनों किस फॉर्म में हो? होमोलॉगस फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पर इसका होमोलॉग है नहीं, एक एक्स है तो दूसरा उसका अपोजिट आ रहा है, वाई है। तो इस वजह से यहाँ पर मेल के अंदर 50% चांसेस है इस बीमारी का। यहाँ पर फीमेल का बीमार होने का कोई खदशा नहीं है, लेकिन उसका कैरियर होने का 50% चांस है, सही। आप यहाँ पर देखो, एक कैरियर लड़की पैदा होगी, एक नॉर्मल लड़का, एक और पेशेंट। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है, हो सकता है फीमेल कैरियर हो और मेल एबनॉर्मल हो, हेमोफिलिक पेशेंट हो। फिर क्या होएगा? ये एक्स जब इस एक्स के साथ मिलेगा तो जो लड़की पैदा होगी ये कैरियर होगी, क्योंकि एक यहाँ से नॉर्मल एक्स गया था, वहाँ से एबनॉर्मल एक्स या एच आया था, ये लड़की कैरियर पैदा हुई। हो सकता है ये एक्स और ये एक्स आपस में मिल जाए, तो इस तरह एक और लड़की पैदा होगी, वो तो प्योर हेमोफिलिक हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एच आ गया। मैंने कहा ये एक रिसेसिव बीमारी है, तो लड़की क्या हुई? पेशेंट। यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई की बात करें, अगर ये एक्स इस वाई के साथ मिल जाए, ये नॉर्मल लड़का पैदा होएगा। वजह क्या है? क्योंकि वाई के ऊपर हेमोफिलिक वाला जीन है नहीं, एक्स के ऊपर वो वाला गया जो नॉर्मल है। हो सकता है ये वाला एक्स इस वाई के साथ मिलाप कर ले, लड़का पैदा हो, और ये इसके ऊपर स्मॉल एच आ गया, वाई के ऊपर तो ऑलरेडी है नहीं, तो ये एक हेमोफिलिक डिसऑर्डर बन गया। यहाँ पर 50% चांस है लड़का एबनॉर्मल होने का और 50% चांस है कैरियर होने का। लेकिन लड़की का 50% चांस है नॉर्मल होने का, 50% चांस है कैरियर होने का। लड़की का ये खदशा नहीं है कि वो हेमोफिलिक बन जाए। अच्छा, यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर तो एक लड़की एच आगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अगर इस तरह, यहाँ जो मैंने यहाँ पे गलती की वो ये है कि लड़का और लड़की का 50-50% चांस है यहाँ पर। वजह क्या है? आई एम रियली सॉरी, मेरे ध्यान कहीं और था। रीज़न ये है कि यहाँ पर फादर से भी एक्स जो है वो एबनॉर्मल आ रहा है, तो अगर इन दोनों का मिलाप हुआ तो जाहिर सी बात है कि लड़की जो है वो क्या पैदा हो सकती है? एबनॉर्मल। ये जो हेमोफीलिया है इसके 3 टाइप्स है, हेमोफीलिया 1A, हेमोफीलिया B, हेमोफीलिया C। रीजंस क्या है, इसको नाम इस तरह क्यों दिया है? कुछ फैक्टर्स है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप MSc लेवल पर पढ़ेंगे या फिर जब आपका MBBS सीट हो जाए आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इसको। एक का नाम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, एक है 9, एक है 11। अगर 8 मिसिंग हो तो इसको हेमोफीलिया ए हम कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा भी है, ज़्यादा ख़तरनाक भी है। अगर यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 मिसिंग हो तो वहाँ पर इसको हम हेमोफीलिया बी कहते हैं, जो कि 2nd नंबर पर ज़्यादा है और ख़तरनाक भी है। 3rd नंबर पर हेमोफीलिया सी है, जो कि ये बहुत रेयर है, बहुत कम है और ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं है। ये यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 यहाँ पर एब्सेंट होता है। मैं इसको इरेज करता हूँ आपको
इसी तरह एक और टॉपिक जो कि इसी तरह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, वो समझाना है। जी, तो आप कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, जिस तरह हमने अभी हीमोफीलिया की डिस्कशन की। तो यहाँ पर इस डिजीज की वजह से होता क्या है, जो पेशेंट या जिस बंदे के अंदर ये बीमारी है तो वो बुनियादी 3 कलर्स उसमें फ़र्क नहीं कर सकता, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उसमें फ़र्क करने में उसके लिए बहुत दुश्वारी होता है। बुनियादी 3 कलर्स क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। इसके साथ साथ येलो भी आ सकता है, लेकिन ये 3 असल बुनियादी कलर्स हैं जो कि मैंने अलग अलग मार्कर से आपके आसानी के लिए ड्रा किए हैं। इसमें जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के लिए एक मतलब ये इन तीनों के लिए कलेक्टिवली एक किस्म के प्रोटीन है जिसका नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन एक पिगमेंट है या एक प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर्स में फर्क करने के लिए। जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो असल में वो जीन जो जिसकी एक्सप्रेशन से ये वाले ऑप्शन बनते हैं, वो असल में एक ऑटोसोम क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये अवेलेबल है, जिस जो है उसका नंबरिंग है 7, यानी कि ऑटोसोम में नंबर 7 पर जो क्रोमोसोम आ रहा है उसके ऊपर ये जीन है जिसकी एक्सप्रेशन से ऑप्शन प्रोड्यूस होगा, और वो फिर ब्लू कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कौन सेल्स है उसको मोटिवेट करेगा और वो फिर इस कलर में फर्क कर सकता है या इसको आसानी से देख सकता है। 2 कलर्स जो कि रेड और ग्रीन है ये दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इस वजह से हमने इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव का नाम दिया है। जो ब्लू कलर का इनहेरिटेंस है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए दोनों के अंदर इक्वल ये ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला एक्स क्रोमोसोम है ये अक्सर मेल के अंदर ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं। सी, क्योंकि जिस तरह हमने हेमोफीलिया की बात की, फीमेल अगर कैरियर भी हो तो वहाँ पर मेल ज़्यादा इफेक्टेड होता है, वो अगर मेल अगर नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो तो उसके मेल जो है वो इफेक्टेड हो सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये जो ऑप्शन है ये प्रोड्यूस होते हैं, जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक आई है, आई का ये वाला स्क्लेरोटिक लेयर है और ये कोराइड है, अंदर वाला रेटिना है। तो यहाँ पर आपको किस्म किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। जो ब्लू कलर के ज़्यादा है वो रॉड सेल्स है जो कि कलर्स को रिसीव करते हैं, और इसमें फ़र्क करना जो है वो असल में ये रेड कलर के सेल्स कौन सेल्स का काम है जो कि तादाद में भी कम है। कौन सेल्स के अंदर अगर ये वाले ऑप्शन की कमी हो तो फिर वो कलर्स में फ़र्क नहीं कर सकते। इसमें फिर 2 कैटेगरीज आते हैं, एक है डाइक्रोमेसी, एक है मोनोक्रोमेसी। डाई मतलब 2, क्रोमेसी मतलब कलर्स। ऐसा बंदा जो 2 कलर्स को रिसीव कर सकता है, एक कलर को रिसीव नहीं कर सकता, यानी 2 कलर में फ़र्क कर सकता है इन 2 में और एक में नहीं कर सकता, इसको हम डाइक्रोमेसी कहते हैं। एक है मोनोक्रोमेसी जो कि एक कलर को रिसीव कर सकता है, एक रिसीव कर सकता है, 2 को रिसीव नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेसी। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके मजीद 3 टाइप्स भी है, या बल्कि 3 टाइप्स नहीं है, 3 कलर्स की वजह से हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो बंदा जो रेड कलर को आसानी से नहीं देख सकता उसको हम कहते हैं प्रोटोनपिया, सही है, या प्रोटेनोपिया। एक है ड्यूटेरोनोपिया जो कि ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं कर सकता, एक है ट्राइटेनोपिया जो कि ब्लू कलर में फ़र्क नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बाल जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने अंदर ग्रीन कलर से 16 लिखा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर मेरी उंगली है ये वाला, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि आप नॉर्मल होइएगा। यहाँ पर अगर नज़र ना आ रहा हो तो इट मीन्स कि आप एब नॉर्मल हो। यहाँ पर अगर आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है ये वाला अभी जो मैंने डॉट्स की, इट मीन्स कि आप नॉर्मल हो। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि आप एब नॉर्मल हो। कुछ ब्लू कलर के भी है, या यहाँ पर भी ब्लू कलर है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप नॉर्मल है, अगर आसानी से नज़र नहीं आ रहा तो आप एबनॉर्मल है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था कलर ब्लाइंडनेस का भी, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी खुशी में मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।